1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिसने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बताया था। उसने ये फाइनल कर दिया कि इस देश में जो सबसे बड़ा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इस देश के लोगों को फंडामेंटल राइट्स देता है, और उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी इसी केस में डिसाइड की गई थी। मेरा नाम है एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस के बारे में, जो कि इस देश में एक लैंडमार्क जजमेंट साबित हुआ, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने ये साबित कर दिया कि इस देश में पार्लियामेंट सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल नहीं है। ये देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, ना कि पार्लियामेंट से। लेकिन क्या सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने? इस केस में 13 जजेस की बेंच बैठी थी पहली बार। 1950 के बाद 1973 में पहली बार 13 जजेस की बेंच ने 7:6 की मेजॉरिटी से एक डिसीजन दिया। ये डिसीजन था कि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडमेंट की पावर आर्टिकल 368 में दी गई है वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस क्या थी और कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ तक पहुँचा कैसे, वो इस सिरे पर कैसे पहुँच गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर दे कि पार्लियामेंट के पास आखिर कितनी पावर है। इसके लिए हमें जानना होगा शंकरी प्रसाद वर्सेस शंकरी प्रसाद के केस को, सज्जन सिंह के केस को और आईसी गोलकनाथ के केस को। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन आईसी गोलकनाथ के केस में 6:5 की मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और इसी को बदलने के लिए पार्लियामेंट 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट लेके आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी को चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। केरला में एक मठ था, उसके मठाधीश थे केशवानंद भारती, और उनका क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट छीन लिया गया था, तो वो उन्होंने अपने लैंड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन फाइल की थी और इन तीनों अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया था। और ये भी सवाल उठा था इस केस में कि क्या पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनरिस्ट्रिक्टेड यानी कि अनलिमिटेड पावर है। तो इसी को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि आईसी गोलकनाथ में 11 जजेस की बेंच थी, इसीलिए केशवानंद भारती के केस में 13 जजेस की बेंच बनाई गई और उन्होंने 7:6 की मेजॉरिटी से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात की। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करने की पावर है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी कि मूल भावना क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की, जैसे कि सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, और उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट भी इसमें जोड़े गए, जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेयर इलेक्शन, और भी कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी गई कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और इसीलिए आज भी देश में अगर कोई भी कानून पास होता है और उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, तो उसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इम्पाउंड किया गया था, उसी के टेस्ट किया जाता है कि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ छेड़छाड़ करता है तो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आप ऐसी ही और लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।